बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का एक सिलसिला स्टार्ट किया है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हमने जो शुरू में सबसे पहली जो ट्रेनिंग थी उसमें हमने टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे टाइम्स के प्रोडक्ट बेस हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो हमने डिस्कस की। सबसे पहले कौन सी थी, क्लिनजिंग की कैटेगरी थी। क्लिनजिंग जो है वो उसमें जो जो प्रोडक्ट्स थे, चिटोसान, क्रैप एक्सट्रैक्ट, लिपिड मेटाबॉलिक टी वगैरह, वो सारे कैप्सूल, वो सारे प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो है वो आज हम दूसरी कैटेगरी, सेकंड जो कैटेगरी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? रेगुलेटिंग की कैटेगरी है। तो बैकग्राउंड में मैं आपको जो है वो टीसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा करता जाऊँ तब तक वो, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट टीसीएम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो टाइम्स की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो एक फलसफे, एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। वो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, कदीम चीनी तरह के इलाज जो है। उसमें क्या किया गया था कि उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसमें उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्लींजिंग की कैटेगरी है। क्लींजिंग की कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल है? क्लींजिंग में वो प्रोडक्ट शामिल हैं जो आपकी बॉडी की सफाई करती है। सफाई भी वो 2 तरह से करते हैं। सबसे पहले तो जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो पॉइजन है, जो फ्री रेडिकल्स है, उसको जिस्म से निकालते हैं। दूसरे नंबर पे जो सरप्लस मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मवाद है, वो मटेरियल, वो न्यूट्रिएंट्स जो बियॉन्ड मेटाबॉलिक कैपेसिटी है, जिसको जो है वो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो हमारी बॉडी के ऊपर बोझ, वो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। तो ये क्या करता है, उन सरप्लस, उन एक्स्ट्रा मटेरियल्स को भी जो है वो जिस्म से निकालता है। ये है क्लींजिंग की कैटेगरी। क्लींजिंग की कैटेगरी के बाद जो है वो आते हैं रेगुलेटिंग की कैटेगरी। रेगुलेटिंग की कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं? ये वो प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में शामिल हैं जो हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, उनकी रेगुलेटिंग कर रहे होते हैं। अब रेगुलेटिंग का क्या मतलब है? जिस तरह इसकी मिसाल मैं दूंगा, घर में जो हम लोग मोस्टली रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको एक नॉर्मल लेवल में रखता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी जो है उसमें भी जितने ऑर्गन, जितने सिस्टम्स काम करते हैं, उनको एक नॉर्मल लिमिट पे, नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। अगर वो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया, हद से ज्यादा काम करेगा, जिसे हम ओवर एक्टिव सिस्टम कह सकते हैं, तो वो हमारी बॉडी को, इसकी मिसाल जो है वो इम्यून सिस्टम की मिसाल लेते हैं। इम्यून सिस्टम, मुदाफिती निज़ाम, हमारी बॉडी में, हमारी जिस्म में एक सिस्टम है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम ने अगर इफेक्टिवली काम करना है तो उसने अपने नॉर्मल लेवल पे रखना होगा। अगर वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे काम करता है, ओवर एक्टिव होता है, तो ओवर एक्टिव के नतीजे में क्या होगा कि वो हमारी जिस्म के जो हमारे अपने बॉडी सेल्स है, जो हमारे अपने टिश्यूज है, तो उनके खिलाफ वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारे मुदाफिती निज़ाम उन अपने सेल्स के खिलाफ, अपने टिश्यूज के खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है और उनको जो है वो डैमेज करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। इसके अगेंस्ट अगर मुदाफिती निज़ाम हमारा लो लेवल पे काम करे, बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तो क्या होगा? तो जो अगर हमारा मुदाफिती निज़ाम वीक है, तो बाहर से जो फॉरेन बॉडीज हैं, या जो जर्म्स हैं, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इजीली जो है वो हमारी बॉडी को इन्वेड करेंगे और हमारी बॉडी में जो है वो इजीली मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारा मुदाफित निज़ाम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसे जो है वो नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। तो ये रेगुलेटिंग की कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनकी रेगुलेटिंग कर रहे होते हैं। देखते हैं कि जो भी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अगर मुदाफित निज़ाम की मिसाल लेते हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव, हद से ज़्यादा काम करे, तो ये उसको क्या कर देता है? उसको लो लेवल पे ले आता है और उसको जो है वो नॉर्मल रखता है। तो इस कैटेगरी में फिलहाल 2 प्रोडक्ट शामिल हैं, दैट इज कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स एंड स्पाइरुलिना। आज जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स।
तो शुरू करते हैं कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। बेसिकली इसको द मेजिक कॉर्डिसेप्स कैप्सूल गोल्ड ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको जो है वो गोल्ड का नाम दिया गया है, यानी इसकी जो अफादियत है, इसकी इफेक्टिविटी की वजह से इसको जो कदीम चीनी तरीके इलाज जो है वो जो TCM है उसमें एक बेसिक प्रोडक्ट है और बेसिक जो है वो सप्लीमेंट है, क्योंकि इसे डाइवर्सिफाइड एक्शन है, ये आपके मुख्तलिफ सिस्टम जो होते हैं बॉडी में, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, तो ये सबको जो है वो उसकी रेगुलेटिंग कर रहा होता है। ओरिजिन ऑफ कॉर्डिसेप्स कैप्सूल, जो कॉर्डिसेप्स कैप्सूल है ये बनते किस चीज से? कॉर्डिसेप्स बेसिकली क्या है? कॉर्डिसेप्स अगर हम इसको एनाटॉमिकली देखें मतलब तो ये एक फंगस है, एक फंजाई है, ठीक है। फैमिली कौन सी? हेपिलियडी फैमिली है और थिटारोड्स आर्मोरिकेनस उस फंगस, स्पेसिफिक फंगस का नाम है जिससे क्या बनता है, ये कॉर्डिसेप्स के जो है वो कॉर्डिसेप्स या माइसीलियम और कॉर्डिसेप्स की बॉडी बनती है। तो किस चीज से बनती है? ये बेसिकली एक फंगस है। फंगस की फैमिली कौन सी है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? हेपिलियडी उस फैमिली का नाम है जिससे जो है वो ये अखज किया गया है। और उस स्पेसिफिक फंगस का क्या नाम है? फैमिली असल में एक क्लास, एक कैटेगरी होती है, ठीक है। तो हेपिलियडी में बहुत सारे फंगस शामिल हैं, इसमें एक खास किस्म का वो है जिसका नाम है थिथारोड्स आर्मोरिकेनस। इससे जो है वो फिर हम फर्दर जो हमारा कॉर्डिसेप्स होते हैं वो हम इससे लेते हैं। बनते किस तरह है, फॉर्मेशन उनकी किस तरह होती है? तो जो थिटारोड्स आर्मोरिकेनस होते हैं वो मिलते हैं फंगस कॉर्डिसेप्स फंगल स्पोर्स के साथ। फंगल स्पोर्स और ये थिटारोड्स आर्मोरिकेनस जब मिलते हैं तो लार्वा बनता है, ठीक है। लार्वा बेसिकली किसी भी इंसेक्ट का जो इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है, तो उसको लार्वा कहते हैं। फिर जो कुछ अरसे बाद क्या होता है कि जो लार्वा बना है उसकी डेथ वाक़ हो जाती है। ये कॉर्डिसेप्स बेसिकली डेड लार्वा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये बेसिकली डेड लार्वा है। लार्वा मैंने बताया आपको कि किसी भी इंसेक्ट का जो इनिशियल पार्ट हो जाए, जो इनिशियल स्टेज होता है, उसको जो है वो लार्वा कहते हैं। तो ये कॉर्डिसेप्स बेसिकली इनिशियल लार्वा है। किस चीज से बना है? जो थिटारोड्स आर्मोरिकेनस है और जो फंगल स्पोर्स होते हैं उससे जो है वो लार्वा बनता है, और लार्वा के डेथ वाक़ होने के बाद जो है वो फंगल माइसीलियम या कॉर्डिसेप्स माइसीलियम या कॉर्डिसेप्स की बॉडी जो है वो बनती है। और उसको फिर हम फर्दर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से पास करके उसकी पाउडर फॉर्म बना के जो है वो कैप्सूल में पैक करते हैं और आगे जो है फिर मार्केटिंग करते हैं। फंगल जो केमिकल एनालिसिस अगर हम इसकी करें, अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें फंगस की, कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं, तो जो और जिनकी वजह से जिन कंपाउंड्स की वजह से जो इसकी एक्टिविटी पाई जाती है, तो उन कंपाउंड्स में उन इंग्रेडिएंट में सबसे पहले कौन से? कॉर्डिसेपिक एसिड, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है इस कॉर्डिसेप्स कैप्सूल में। इसके अलावा कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इसमें कॉर्डिसेपिन होते हैं। ये मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स है जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो इस फंगस में, इस कॉर्डिसेप्स में, वो ये तीन है: कॉर्डिसेपिक एसिड, कॉर्डिसेपिन और कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। इट इज आल्सो रिच इन विटामिन, बहुत सारे विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। मिनरल्स, एर्गोस्टिरोल इसमें पाया जाता है। इसके अलावा 6 कार्बन शुगर अल्कोहल इन ऑल काइंड्स ऑफ अल्कलाइड एंड बायोलॉजिकल एंजाइम। इसके अलावा इसको एक रिच न्यूट्रिएंट सोर्स भी कहते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब ग़िज़ाई से भरपूर जिसे हम कहते हैं। इसमें 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड की बेसिकली 20 टाइप्स है, तो वो सारी की सारी टाइप्स जो है वो इस कॉर्डिसेप्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। एर्गोस्टिरोल होता है। इसके अलावा अल्कलाइड्स होते हैं। अल्कलाइड्स बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी में, और उनके जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। तो ये कॉर्डिसेप्स जो है ये एक अल्कलाइड्स का भी सोर्स है। इससे जो है वो हमारी बॉडी को अल्कलाइड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल एंजाइम्स वो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें जो है वो एक बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इनके अलावा पॉलीसेकेराइड अबाउट 7%, प्रोटीन अबाउट 25% एंड लिपिड अबाउट
8.4%। अगर हम स्पेसिफिकली इसमें इसको देखें कि कौन सा कंपाउंड कितना पाया जाता है, तो जो कॉर्डिसिप्स पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 7% ऑफ द टोटल वेट जो है वो कॉर्डिसिप्स पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा प्रोटीन इसमें 25% तक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और लिपिड जो है वो 8.4% तक इसमें जो है वो लिपिड की कंपोनेंट है। तो अगर केमिकल एनालिसिस में हमने ओवरऑल अगर इसको देखें तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स है, कॉर्डिसिपिक एसिड, कॉर्डिसिप्स पॉलीसेकेराइड और कॉर्डिसिपिन। ये वो कंपाउंड्स है, ये वो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो इसकी एक्टिविटी होती है, और इसकी एक्टिविटी, इसका असर क्या है हमारे जिस्म के जो मुदाफिती निज़ाम है, ये जो बाकी सिस्टम्स है उनको रेगुलेट करना। अगर वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके फंक्शन को इम्प्रूव करना, अगर वो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसके फंक्शन को डिक्रीज करना। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। और ये किस वजह से, जो पिछली स्लाइड में हमने जो बल्कि ये जो स्लाइड है इसमें जो हमने कंपाउंड्स पढ़े, जो कंपाउंड्स डिस्कस किए, कॉर्डिसिपिन, कॉर्डिसिपिक पॉलीसेकेराइड, कॉर्डिसिपिक एसिड वगैरह, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड, विटामिन और अल्कलाइड्स एंड बायोलॉजिकल एंजाइम्स वगैरह, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से कॉर्डिसिप्स की जो है वो एक्टिविटी है। एनालिसिस ऑफ एफिशिएंट एलिमेंट। अच्छा, जो फंगल जो कॉर्डिसिप्स की बॉडी है, ठीक है, तो वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। अगर ये हम जो रॉ फॉर्म में जो कॉर्डिसिप है उसकी जो अगर हम एनालिसिस करें, उसको स्टडी करें, तो जो आपको नजर आ रहा है इसके बेसिकली 2 पार्ट है। एक हाइफल बॉडी है जिसके ऊपर ये फंगल स्ट्रोमा ग्रो करती है, और आपको जो ऊपर स्पोर टाइप या जो स्पोर नजर आ रहा है इसे कहते हैं फंगल स्ट्रोमा। विद द डीपनिंग ऑफ कॉर्डिसिप capsule study, cordyceps capsule a significant part is determined by the mycelium of its body। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, जिसमें जो मोस्टली इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स या मेन इंग्रेडिएंट्स है वो किस चीज में, ये जो फंगल ये जो हाइफल बॉडी है या जो इस कॉर्डिसिप्स की बॉडी है, इसमें जो है वो सारे कंस्टिट्यूएंट्स या सारे केमिकल जो है वो पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल, वैसे तो बाकी स्ट्रोमा में भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल जो है वो इस हाइफल बॉडी में पाए जाते हैं। एडिबल मेथड कौन से हैं, इसको जो है वो जो रॉ फॉर्म में कॉर्डिसिप्स होता है उसको मतलब आप जो आपका नॉर्मल मशरूब है उसमें डाल के पी सकते हैं। इसके अलावा ग्राइंड आप इसको ग्राइंड करके जो है वो वाटर के साथ, पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टीव्ड विद मेटर एंड कॉर्डिसिप। अच्छा, ये दोनों तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली आप अपने मशरूम के साथ और या नॉर्मल पानी में आप इसको ग्राइंड करके जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ अच्छा, जो कॉर्डिसिप्स कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह मैंने जिक्र किया, ये बेसिकली फंगस होता है। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू पास होके यूजिंग बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी हैव हायर कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्गर बायोअवेलेबिलिटी कैप्सूल हाई क्वालिटी लिपिड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब मोर कम्प्लीटली एंड मोर। इसको जो है वो एक स्पेसिफिक एक खास टेक्नोलॉजी से पास करते हुए, मतलब इस एक खास टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए इसको बनाया गया है, क्योंकि जो रॉ फॉर्म में फंगस होता है उसको जो है वो इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने जो है वो मतलब एडिबल फॉर्म में कन्वीनियंट वे में लाना, ये किस चीज पे है, बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी। बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है वो फंगस कॉर्डिसेप्स को लेके आते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल, यानी रॉ फॉर्म से लेके फिनिश फॉर्म तक, जो हमें और आपको जो है वो नॉर्मल बोटल्स में जो फिनिश डोजेज फॉर्म मिलता है या जो फिनिश कैप्सूल्स मिलते हैं, तो वो बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो है वो बनाए गए हैं। प्रोडक्ट के फंक्शन, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इट बूस्ट इम्यूनिटी, आपका जो मुदाफिती निज़ाम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बूस्ट अप करता है, उसको इम्प्रूव करता है। आपका मुदाफिती निज़ाम जब इम्प्रूव, अच्छा इम्प्रूव किस तरह करता है, बाय रेगुलेटिंग द इम्यून सिस्टम। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मुदाफिती निज़ाम बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये उसके फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडी जो है वो आपके फिर जो इंटरनल टॉक्सिन्स होते हैं या जो पॉइजन्स होते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वेडर्स होते हैं आपकी बॉडी में आते हैं, फिर वो एंटीबॉडीज उस टॉक्सिन्स के खिलाफ लड़ते हैं और आपकी बॉडी को जो है वो उन टॉक्सिन से बचाते हैं।
तो इसके अलावा आपका अगर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है, हद से ज़्यादा काम कर रहा है, जिसे हम ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, तो ये ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, उसके इंटेंसिटी को लो करता है और आपको जो है वो, क्योंकि ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में मैंने बताया कि क्या होता है कि जो हमारा मुदाफ़िती निज़ाम है वो हमारे जिस्म के अपने सेल्स, अपने टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू हो जाता है। उसको जो सेल्फ टॉलरेंस जिसे कहते हैं, जो खुद शनासी जिसे कहते हैं, और फिर उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता कि फौरन बॉडी कौन सी है, वायरस है, बैक्टीरिया कौन सा है, और हमारे और मेरे जिस्म के अपने सेल्स कौन से हैं। तो वो मतलब वो स्पेसिफिकली जाके जो है वो उसे जो भी सेल या जो भी टिश्यू उसको नजर आता है तो वो उस पर अटैक कर जाता है। ये ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के जो है वो वजह से होता है। तो ये क्या करता है, ओवर इम्यून रिस्पॉन्स को, जो हमारा मुदाफ़िती निज़ाम है, उसको ओवर एक्टिव में जाने से रोकता है। इसके अलावा इंक्रीज पावर। अच्छा, जब जाहिर बात है आपके इम्यून सिस्टम को पावर को कैसे इंक्रीज करता है, देखिए जो मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं या जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी वजह हमारी बॉडी में जो अपने टॉक्सिन्स होते हैं, जो केमिकल जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो, क्योंकि वो तो कुछ सेल्स तो उसकी वजह से डैमेज हो गए होते हैं, फिर वो अपने सराउंडिंग में जो उसके सेल्स होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी डैमेज करना शुरू कर जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो डेड सेल्स हैं या जो डैमेज सेल्स हैं या जो फ्री रेडिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, उसको जब वो जिस्म से निकालते हैं। तो जब उसको जिस्म से निकालेंगे तो जो हेल्थी सेल्स है उनकी रीजनरेशन होगी, उनकी रीग्रोथ होगी, और वो जो है वो आपको आपकी जो लॉस्ट पावर है या जो आपकी जो कुव्वत है उसको दोबारा जो है वो बहाल करते हैं। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स रिस्पिरेटरी डिजीज। ये क्या करता है, आपके जो सांस की बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनको बचाता है, उनको होने से बचाता है। ये आपके लंग्स को जो है वो जो लंग्स के सेल्स है उनको इम्प्रूव करता है, और उनमें जो मुदाफ़िती निज़ाम के जो सेल्स पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो उनकी प्रोडक्शन को जो है वो इनहेंस करता है और इस तरीके से आपके लंग्स को जो है वो बचाता है। इसके अलावा इंक्रीज द एंटी रेडिएशन एबिलिटी। ये क्या करते हैं, एंटी रेडिएशन जो टॉक्सिक रेडिएशंस होती हैं, जो यूवी रेडिएशन हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट करती हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज को फिर डैमेज करता है। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, उन फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग करती है, उनको किल करती है, और इस तरीके से जो है वो टॉक्सिक रेडिएशंस को, इंसान को जो है टॉक्सिक रेडिएशंस के हैजर्डस इफेक्ट से बचाती है। इसके अलावा इट इज एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का क्या मतलब है कि जो बढ़ती उम्र के असरात है उनको कम करती है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बढ़ती उम्र के असरात बनना क्यों होते क्यों है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक चीजें हैं, वो आपके सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज करते हैं। तो जब वो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं, ये उनके जो है वो इफेक्टिवली रिमूव कर रहा है, तो वो एजिंग के जो असरात हैं वो भी जो है वो मतलब एजिंग के असरात नहीं आते, और जो एंटी एजिंग, ये जो एज एंटी एजिंग के तौर पे जो है वो फिर काम करता है। इसके अलावा रिकुपरेट ब्लड लिपिड। आपके जो ब्लड आपके जो ब्लड लिपिड है उसको जो है वो नॉर्मल लेवल पे रखता है, उसको ना तो उसके लेवल को बढ़ा दो, क्योंकि जाहिर बात है बॉडी के लिए लिपिड भी चाहिए होते हैं। मुख्तलिफ ऐसे लिपिड को बेसिकली बायोमोलिक्यूल कहते हैं। मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उसमें लिपिड का भी किरदार रहता है। तो ये क्या करता है, आपके लिपिड के लेवल को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि अगर लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, फिर मुख्तलिफ बॉडी में जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो आपकी ब्लड फ्लो को, जो खून का बहाव है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये आपके ब्लड लिपिड लेवल को रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल लेवल पर रखता है, और इस तरीके से जो है वो आपकी ब्लड फ्लो मेंटेन रहती है। इसके अलावा इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा गया है, यानी ये क्या करता है, जो एंटीबायोटिक क्या होती है, जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वायरसेस, बैक्टीरिया जो इंसानी जिस्म पे अटैक करती है, तो ये उनके खिलाफ जो है वो लड़ता है। क्योंकि ये, और कैसे लड़ता है, बाय इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम, जो मुदाफ़िती निज़ाम है ये उसको कुव्वत बख्शता है आगे फिर उससे लड़ना
उन वायरस उन बैक्टीरिया से लड़ना हमारे मुदाफ़िती निज़ाम का काम है। ये सिर्फ क्या करता है, हमारे मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाता है। कैसे भाई? रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम मुख्तलिफ मुदाफ़िती निज़ाम के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मास्ट सेल्स। तो ये क्या करता है, उनकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है ताकि वो इफेक्टिवली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़े। इसके अलावा लिवर फंक्शन एंड डायबिटीज, तो इन दोनों ऑर्गन्स को भी जो है वो ये रेगुलेट करता है और उनको जो है वो इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जिन लोगों के लिए वो सूटेबल फॉर कौन से ऐसे पीपल है जिनके लिए ये रिकमेंडेड है, तो ऐसे लोग जिनका जो मुदाफ़िती निज़ाम है, जिनका इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर है, उन ऐसे लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। इसके अलावा यूजुअली वर्किंग बिजी, अच्छा जो मोस्टली लोग बिजी रहते हैं तो उनका क्या होता है कि वो मेंटल लेवल मतलब वो मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम, आपके मुदाफ़िती निज़ाम को बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर करता है। तो ऐसे लोग मतलब उनको एक्सरसाइज के लिए जो है वो टाइम नहीं मिलता, और वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होते हैं, मुदाफ़िती निज़ाम उनका कमज़ोर होता है, वो उससे जो है वो छोटे जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया जो है वो उसको ईज़िली इन्फेक्ट करते हैं, वो जो ईज़िली इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ये आपके मुदाफ़िती निज़ाम को, मेंटल स्ट्रेस में जो लोग हैं रहते हैं, उनके मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाता है ताकि उनका मुदाफ़िती निज़ाम इफ़ेक्टिवली जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उसके खिलाफ लड़ सकें। इसके अलावा तौलीदी निज़ाम उसके जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम्स को, जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं, ये उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनको नॉर्मल लेवल पे रखता है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडेमिया, हाई ब्लड ग्लूकोज, तो इन सारे कंडीशन में हाइपरलिपिडेमिया में क्या करता है, हाइपरलिपिडेमिया असल में कहते क्या है, हाइपरलिपिडेमिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें बॉडी का लिपिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो नॉर्मल लेवल है उससे जो है वो लिपिड का हाइपरलिपिडेमिया में उस लिपिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, उस जो बढ़ा हुआ लिपिड लेवल है उसको नॉर्मल लगता है, उसको कंट्रोल लगता है, और उसको इस तरह जो है हमें हाइपरलिपिडेमिया की कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। हाइपरलिपिडेमिया में क्या होता है कि उससे जो है वो लिपिड जो होते हैं या एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड वेसल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारी ब्लड फ्लो को जो है वो मुतासर करता है। हाई ब्लड ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एक लेवल होता है, ठीक है, तो अगर वो लेवल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो ये क्या करता है, इंसुलिन को प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हुए उस जो ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल लेवल पे रखता है, और इस तरीके से जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेज, ऐसे लोग जो कार्डियोवैस्कुलर जो दिल की बीमारियों का शिकार है तो उनके लिए जो है वो ये हेल्पफुल है, उनकी कंडीशन को बेहतर बनाता है। सेरेब्रोवैस्कुलर असल में दिमागी जो अमराज होते हैं उनके लिए जो है वो ये रिकमेंडेड है, लेकिन उसमें जो है वो आपने प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए जो है वो मतलब ऑलरेडी मेडिकेशंस पे होते हैं, तो जो मॉडर्न जो लोग मॉडर्न मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो लोग जो है वो ये प्रोडक्ट प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बगैर जो है वो ना लें। द कंस्टिट्यूशन एंड रेडियोथेरेपी पेशेंट, ऐसे लोग जो रेडियोथेरेपी मतलब जो रेडिएशन वगैरह उसमें काम करते हैं, एक्सरे वगैरह की लैब्स में, या जिनका मतलब रेडिएशन का सामना जिनसे जो है वो ज़्यादा होता है, तो वैसे लोगों के लिए जो है वो ये बहुत हेल्पफुल है। हेपेटिक फंक्शन डैमेज, ऐसे लोग जिनका हेपेटिक फंक्शन, जिनका जिगर जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। कैसे भाई? एलिमिनेटिंग द टॉक्सिक मटेरियल, जिगर का काम क्या होता है, ये आपके जो है वो फिल्ट्रेशन करता है, बॉडी से जो है वो टॉक्सिक चीज़ें निकालता है, तो ये कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स क्या करते हैं, ये उनके फंक्शन को सप्लीमेंट करते हैं, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, और इस तरीके से जो बॉडी में जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जो टॉक्सिक जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको एलिमिनेट करके आपके मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाता है। हैव लॉन्ग बीन रेडिएशन बाय फ़ोन एंड टेलीविज़न, वही जो मतलब मोस्टली जिनका जो है वो रेडिएशन से सामना ज़्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। अच्छा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो मोस्टली लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जो क्वेश्चंस करते हैं, हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें, तो 1 से 2 कैप्सूल जो है वो आपने दिन में 1 या 2 दफ़ा
लेने होते हैं। कैन आई टेक इट विद अदर मेडिकेशन, क्या मैं इसे जो है वो दीगर मेडिकेशन के साथ यूज कर सकता हूँ? तो देखिए वो डिपेंड करते हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशन कौन सी, आप कौन सी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए वो मेडिकेशन यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है वो खुद से बिल्कुल फैसला ना करें, अपना जो करीबी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, फार्मासिस्ट है, उसके पास जाए और उससे प्रॉपर कंसल्ट करके मैं ऑलरेडी ये मेडिकेशन ले रहा हूँ और मैं ये वाली जो कॉर्डिसेप्स कैप्सूल है ये लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको जो है वो ले सकता हूँ? क्योंकि मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं दे सकता। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि बंदा उसमें अलाउ कर सकता है, और कुछ ऐसे बहुत सारे, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, ऐसी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली जो है वो मेडिकेशन है, या लो ऐसी मेडिकेशन ले रही है जिससे जो है वो ये प्रोडक्ट लेने के बाद उनकी इंटरेक्शन होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो इसको नहीं ले सकते, इसको जो है वो लेना रिकमेंडेड नहीं है। What time shall we take it best of a day? आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्टली जो खाने से 30 to 60 मिनट्स जो है वो पहले इसको इस्तेमाल करें। इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ नीड अबाउट 2 weeks, सो यूड बेटर टेक इट। अच्छा, ये इसके जो असरात हैं वो फौरन नहीं होते, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनने के लिए जो कुछ टाइम दरकार होता है। मोस्टली जो मिनिमम टाइम है वो 14 डेज तक है, यानी 2 weeks। ये बढ़ भी सकता है 3 weeks, 4 weeks, क्योंकि जो रिसेंटली इसके बारे में मैं एक्सप्लेन इस तरह करूंगा कि जो रिसेंट कोरोना का जो टेस्ट होता है, ठीक है, तो एक एंटीबॉडी का टेस्ट भी हम करवाते हैं। जिस पेशेंट को कोरोना हो जाए तो 2 हफ्ते या मतलब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद उसका एंटीबॉडी टेस्ट करवाते होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो गया, वो फौरन एंटीबॉडी का टेस्ट करवाए तो उसका एंटीबॉडी का टेस्ट नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फौरन एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, एंटीबॉडी बनने में कुछ टाइम लगता है। तो जब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, तो 3 हफ्ते गुजरने के बाद जो है वो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो उसका एंटीबॉडी का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि जो कॉर्डिसेप्स कैप्सूल या जो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, आपके मुदाफित निज़ाम को रेगुलेट करते हैं। मुदाफित निज़ाम कैसे काम करता है? बाय रेगुलेटिंग एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनने में जो है वो टाइम लगता है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जो है आपकी जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन है वो जो है वो इन्हांस हो जाती है, और 2-3 हफ्ते बाद जो है वो इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये था ओवरऑल आज की ट्रेनिंग के हवाले से टॉपिक हमारा क्या था, कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स के बारे में हमने जाना, इसके ओरिजिन के बारे में हमने जाना, इसमें जो जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, जो केमिकल कंपाउंड्स है, वो हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं और उनकी क्या जो उनकी क्या एक्टिविटी है। इसको फंक्शन को हमने डिस्कस किया कि इसका फंक्शन क्या है, हमारे मुदाफित निज़ाम को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको रेगुलेट करना, उसके फंक्शन को जो है वो इम्प्रूव करना। एंड में हमने जो मुख्तलिफ जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। तो ये थी, ये प्रोडक्ट जो रेगुलेटिंग कैटेगरी है उसके साथ रिलेटेड था। रेगुलेटिंग कैटेगरी में वो प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जो हमारे मुदाफिती निज़ाम को या जो बाकी सिस्टम्स हमारी बॉडी में है उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, उनके फंक्शन को नॉर्मल लेवल पे रखते हैं। इनमें दो प्रोडक्ट शामिल है, एक कॉर्डिसेप्स और दूसरा स्पाइरुलिना। तो कॉर्डिसेप्स इंशाल्लाह आज हमने डिस्कस कर लिया है। कल जो है वो या हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कॉर्डिसेप्स डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के हवाले से या आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश ये करें कि जो ये ट्रेनिंग होती है इसको फ्रूटफुल बनाएं। फ्रूटफुल किस तरह है? बस मैं जो है वो प्रेजेंटेशन दूं और आप सुनते जाएं, बस जो है वो प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद बस काइंडली कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन पूछें, वो सजेशन दे। लाजमी नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन ही पूछना है, सजेशन अगर कोई देनी है, अगर आपके बारे में, अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है, कोई कहीं से जो है आपने कुछ पढ़ा है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो वो आप जो है वो मेरे साथ शेयर करें या जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ जो है वो शेयर करें। तो कोशिश करें कि जी जी अस्सलामुअलैकुम, मैं मोइन शाह बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। अच्छा सर ये पूछना था कि ये किस उम्र के लोग ले सकते हैं? बच्चा अगर बच्चे को दे सकते हैं या कोई स्पेसिफिक एज है कि इस उम्र से ज्यादा ले सकते हैं? नहीं, देखिए थैंक यू। ये आपने जो ख्याल रखना है, क्योंकि
जो बहुत ही ज़्यादा लो एज के जो पेशेंट्स होते हैं या जो लो एज के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए, और जेरियाट्रिक पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा हाई एज के जो पेशेंट है, क्योंकि उनमें कोमॉर्बिडिटीज होती है, उनमें जो है वो पहले से मतलब कुछ बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो डायबिटीज वगैरह, हाइपरटेंशन वगैरह। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो इसका यूज रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता कि ये किस प्रोड के साथ इंटरेक्शन करता है या आपके किस डिजीज को जो है वो एग्जेजरेट करे। तो आपने कोशिश करना है कि जो बहुत ही ज्यादा मतलब छोटे बच्चे हैं, जिस तरह के लेस देन 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है वो कॉशन से दें। और जो मोस्टली ओल्डर देन 70, 65 टू 70 ईयर्स ऑफ एज है, तो उनके लिए जो है वो ये मतलब कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। बाकी जो इसके मिड में जो लाई करते हैं, तो इनके लिए जो है वो दे सकते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो ये कार्डिसिप ले सकता है? जी, कॉर्डिसिप्स ले तो सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि देखें ब्लड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों का एक्टिव ब्लड प्रेशर होता है, कुछ लोगों का पैसिव होता है। एक्टिव वो होता है कि पैसिव वो होता है कि उनको मतलब किसी पेरेंट्स मतलब जो फैमिली में उनको है, लेकिन उसके असरात जो है वो तब नहीं आते, तो ऐसे लोग जो है वो ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनका जो है वो मेडिकेशन जो नॉर्मल मॉडर्न मेडिसिन है उसको जो है वो लेने का मतलब उसको लेने के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो मेडिकेशन मॉडर्न हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मॉडर्न मेडिसिन अगर कोई उसको मतलब कोई मॉडर्न मेडिसिन यूज कर रहा है, तो उसको जो है वो अगर आप लोगों ने देना भी है तो प्रॉपर उसकी मतलब हिस्ट्री लेके दिया करें, उसको वो हिस्ट्री लेके बताया करें, क्योंकि ये मोस्टली जो है वो उनके साथ इंटरेक्शन करता है, मोस्टली मतलब कर जाता है, हमें नहीं पता कि कब कर जाता है। तो इस तरह के लोग जो ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसमें जो है वो ज्यादा रिकमेंड ना किया करें इसको मोस्टली। अब ऐसे कुछ लोग हैं अगर मेडिकेशन हाइपरटेंसिव है लेकिन कोई और मेडिकेशन नहीं है मतलब वो हो रहे हैं, तो उनको जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तो कोशिश करें कि जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है इसको आपकी टीम के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो आपके सर्कल में जो कम्युनिटी है, तो उनको इनवाइट किया करें, उनको जो है वो इस प्रेजेंटेशन के बारे, इस ट्रेनिंग के बारे में बताया करें, ताकि मोस्टली जो लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करके जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं। बाकी जो लोग लेट हमें ज्वाइन करते हैं, जो लोग लेट आए हैं, तो उनके लिए ये है कि ये ट्रेनिंग जो है वो ये हम फिर बाद में हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, तो उस पर भी जो है वो ये सारी चीज़ें शेयर होती है, ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे शेयर होती है, तो आप इसको जो है वो वहाँ पे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपके साथ नई ट्रेनिंग में, और तब तक के लिए जब वो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।